नमस्कार। लोकसभा टीवी के खास कार्यक्रम सक्षम भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और सक्षम भारत में आज बात करेंगे मालाबार नेवल एक्सरसाइज के 24वें संस्करण की। यह एक्सरसाइज 2 चरणों में की गई। मालाबार युद्ध अभ्यास 2 जगहों पर किया गया। पहला विशाखापट्टनम का तट यानी बंगाल की खाड़ी, जहां 3 से 6 नवंबर तक यह अभ्यास चला, जबकि इसका दूसरा चरण अरब सागर में 17 से 20 नवंबर तक संपन्न हुआ। इस दौरान भारत के साथ साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने कठिन और जटिल चुनौतियों के साथ निपटने का अभ्यास किया। युद्ध अभ्यास में पनडुब्बी वॉरफेयर के साथ साथ रियल फायरिंग का भी अभ्यास किया गया। यह अभ्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति के चलते इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति बढ़ रही है और दुनिया के तमाम देश इसको लेकर खासे चिंतित हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सक्षम भारत का आज का ये अंक। भारतीय नेवी के युद्ध अभ्यास मालाबार ने अरब सागर में हुंकार भरी। उत्तर अरब सागर की लहरों में जोश दिखा। यह क्राफ्ट करियर एक्शन में नजर आए तो मिग-29 के लड़ाकू विमान खूब गरजे। कुल मिलाकर मालाबार युद्ध अभ्यास में दिखी भारतीय नौसेना की ताकत। तो सक्षम भारत में इस युद्ध अभ्यास को समझने के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मयंक सिंह जी और वर्चुअल हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट कमोडोर रंजीत राय जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, पहला सवाल मयंक जी आपसे, जिस तरह से 2 फेज में मालाबार युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ, इस पूरी एक्सरसाइज के सामरिक मायने क्या हैं? देखिए, सबसे अहम चीज़ की 4 देश विश्व पटल पे इतने मजबूत और महत्वपूर्ण देश वो एक साथ आए। उन्होंने मैरीटाइम एक्सरसाइजेस की, उसमें विश्व के 2 सबसे बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, यूएसएस निमित्ज है और हमारा आईएनएस विक्रमादित्य है, वो हैं। उनके एयर एलिमेंट्स हैं। सब सरफेस मतलब जो पानी के नीचे रह करके जो पनडुब्बी है वो है। तो कुल कहने का मतलब ये जो जमावड़ा हुआ वो इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का एक साथ में आ करके और युद्ध अभ्यास करना, वो भी इस तरह से कि राइट फ्रॉम अरेबियन सी से लेकर करके वो बे ऑफ बंगाल तक का पूरा जितना भी सी सरफेस है, मैरीटाइम डोमेन है, उसमें आके एक्सरसाइज करना, तो इतनी बड़ी चीज़ है ये एक्चुअली। और आनन फानन में ऐसे ही नहीं होता है। इसका बहुत बड़ा मैसेज है। तो अगर ये 4 देश सामने आए और जहाँ की ऑस्ट्रेलिया अमूमन मना करता रहा है, इसका एक मालाबार का एक इतिहास है जो कि माना यह गया कि अगर 1992 में शुरू हुई थी ये एक्सरसाइज, और ये बायलेटरल एक्सरसाइज हुआ करती थी यूएस और भारत के बीच में, और उसके बाद फिर जापान आया, परमानेंट मेंबर बना 2015 में, और 2017 में प्रयास हुआ ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने का, एक एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस लाने का। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं हो पाया। एग्जैक्टली। और 2007 में एक बार एक्सरसाइज हुई थी, लेकिन तब से अलग हुई चीज़ें। परिस्थितियाँ ऐसी बनी, भारत को भी ये लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें सामने रख दी जाएं अब, क्योंकि माहौल ऐसा बन रहा था। और इस माहौल में अगर हम साफ साफ बात करें कि चीन की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए गए। भारत अमूमन एक ऐसा शांतिप्रिय देश है कि जिसने कभी ये नहीं कहा कि मैं आपकी बुराई चाहता हूँ या आपके खिलाफ मैं कोई ऐसी कार्रवाई करूँगा, और ऐसा ही करता रहा। लेकिन शायद चीन को वो मैसेज गलत गया है, चाहे वो 1951 से जब तिब्बत के ऊपर कब्जा किया चीन ने, तब से जिस तरह से भारत ने चाहा कि चलिए हम मान लेते हैं कि जो चीन कर रहा है उसको हम एक तरह से एक्सेप्टेंस दे देते हैं, तो वो मान जाएगा या हमारे प्रति उसका नकारात्मक रवैया जो है वो बदलेगा। पर वो चाहे 1951 तिब्बतन इश्यूज़ हो, 1962 वॉर के अपने आप यूनिलेटरली हमारे ऊपर युद्ध थोप देना, फिर चाहे वो 1974 सिक्किम का भारत में खुद डिसाइड करना कि वो विलय होगा, उसकी एक्सेप्टेंस को लेकर के अभी तक नकारते रहना, उसके बाद बॉर्डर्स पे आकर के अलग अलग जगह स्टैंड ऑफ करना। मतलब भारत बार बार ये कोशिश कर रहा था कि भाई हमारी तरफ से आप ये कदम रखिए, मान लीजिए, समझ जाइए और शांति की तरह को रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाइए। पर शायद चीन को ये गलत अंदेशा गया, संदेश गया, जिसकी वजह से भारत को खुलकर सामने आकर कहना पड़ा कि ये पॉलिटिकल मैसेज है अब आपके लिए। कुछ भी गलत करते हैं आप, तो मैं हर तरह से अपनी जो स्वायत्तता है, स्ट्रैटेजिक
इंडिपेंडेंस है उसको यूज़ करते हुए अपने अलग अलग रिश्तों को मैं सामने रखूंगा और आपके सामने इस तरह की चीज़ें खड़ा करूंगा। हालांकि कहने की बात ये नहीं है कि ये जो जापान, भारत, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया साथ आए हैं, ये ना मान के चलें कि आप ये कोई एक ऐसा गुट बना जो चीन के खिलाफ ही है। नहीं, वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, जो ओशंस हैं जिनको आप ग्लोबल कॉमन्स कहते हैं, कि मतलब विश्व का कोई भी राष्ट्र हो, देश हो, अगर वो इंटरनेशनल वाटर्स को यूज़ करना चाहता है वो उसके लिए फ्री है, लीगल तौर पे फ्री है। वो उसके चीज़ों को लेकर के है, पायरेसी को लेकर के है, सभी को ये चीज़ें मिलती रहें उसको लेकर के है। लेकिन इतना बड़ा ये स्ट्रेट ऑफ मलाका से लेकर गल्फ ऑफ हॉर्मूज तक इतनी बड़े स्पैन को देखना वाकई में सामरिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है ये। जी, कमोडोर रंजीत जी, जिस तरह से मालाबार युद्धाभ्यास की तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि समुद्र में भारत की जंगी ताकत लगातार बढ़ रही है। इस युद्धाभ्यास में सिर्फ सरफेस एक्सरसाइज ही नहीं होती है, बल्कि इस युद्धाभ्यास में एंटी सबमरीन और एंटी एयर वॉरफेयर के अलावा कई ड्रिल भी शामिल है। कमोडोर रंजीत जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि पूरी मालाबार युद्धाभ्यास में आखिर होता क्या है। बिल्कुल, शन वरुणा बोलते हुए मैं ये बता सकता हूं कि हमने 24 हमारी से नौसेना ने 24 मलाबार एक्सरसाइज की है, ये 24वीं है। लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। अब आपको पता है कि कई अफसरान, 4500 ऑफिसर्स हैं, जवान है बीच में, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं अरेबियन महासागर में, अरेबियन सी में, तो अरब महासागर में। तो पहले किया था उन्होंने वेस्ट बे ऑफ बंगाल में। अरे भाई, जब 24 एक्सरसाइज किए हैं, क्या क्या होता है? सरफेस एक्सरसाइज मतलब पहले तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हम जो स्टेशन कीपिंग कर रहे हैं, हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम आपस में जो ऑर्डर्स दे रहे हैं, जो कमांड ऑफिसर इन टैक्टिकल कमांड बोलता है, अब कहते हैं ओपन फायर, मतलब बंदूक आपकी टारगेट पर चलाइए। तो ये है सरफेस। सरफेस में मैनूवरिंग होती है। सरफेस में जो टैंकर हमारा है दीपक, अब बता दूं कौन से जहाज हैं। अमेरिका का निमिट्स, जो बैग ने समझाया, उसके ऊपर 95 हवाई जहाज हैं, F-18 सबसे शक्तिशाली जहाज, और उसके ऊपर है E-2 हॉकाई। तो ये ऊपर से E-2 हॉकाई नजर रखता है और बताता है दुश्मन कौन है। कभी MiG-29 विक्रमादित्य का दुश्मन बन जाता है, तो ये आपस में अभ्यास करते हैं, वो हो जाता है एयर वॉरफेयर। और आप ठीक बोला, अंडर वाटर मेरे ख्याल इस टाइम हमारी पहली खंडेरी सबमरीन गई है, क्योंकि 10 जहाज हमने देखे हैं टीवी में, 10 जहाज एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज मैं ये बता सकता हूं कि अंडर वाटर जहाज कोशिश करते हैं वो सबमरीन को पकड़े। कैसे पकड़े? सोनार। अब से ये जो 10 जहाज हैं, सबसे शक्तिशाली जहाज है हमारे नौसेना ने। ब्रह्मोस मिसाइल, मैं कैलकुलेट करूं, 16 मिसाइल हैं, और मेरे ख्याल तलवार के पास, जो तलवार है उधर, उसके पास 8 क्लूब मिसाइल है। अमेरिका के पास तो टॉमाहॉक है, और जापान के पास हार्पून है, ऑस्ट्रेलिया के पास हार्पून है। तो क्या शक्तिशाली मालाबार एक्सरसाइज चल रही है। और आखिर में ये भी बता सकता हूं आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। जैसे आपने समझाया, मयंक ने, ऑस्ट्रेलिया वर्ड आ गया मीटिंग के बाद, 4 देश, शक्तिशाली देश उस एक्सरसाइज में हैं। और इसके अलावा कैसे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं? भाई, ये जमाना इंटरनेट का है। अब पूरा इंटरनेट पे सेंट्रेक्स मोडेम लगे हुए हैं जहाजों में। पहले बिल्कुल अमेरिका ने हमको सेंट्रेक्स दिया था, वो मोडेम के जरिए पूरा पेंटागन का पिक्चर जो दिखाने चाहते हैं, आप पासवर्ड डालिए, आ जाता है। अब चारों जहाज ये आ गया है। उसके साथ भारत ने जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन की थी 1991 में GSMI, उससे हम खरीदारी कर सकते थे, क्योंकि हमने बताया हम इंफॉर्मेशन आपका सक्षम रखेंगे। उसके बाद हमने साइन किया लिमुआ 2016। अभी कोई भी जहाज, अब क्वाड, अमेरिकन नेवी, हम कहीं भी तेल ले सकते हैं, सामान ले सकते हैं, वो हमारे से ले सकते हैं। अभी आपने देखा एक P-8A अमेरिका का आया था, अंडमान में पोर्ट ब्लेयर आया, उसको हमने तेल दे दिया। फिर उसके बाद हमने कॉमकासा साइन किया, तो अब उन्होंने सेंट्रेक्स दिल्ली में भी नेवल हेडक्वार्टर्स को दे दिया, हमारा जो फ्यूजन सेंटर है गुड़गांव में दे दिया।
तो देखिए इंटरनेट के जरिए हर एक जहाज में प्लॉट है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कहाँ है, और ये है सेंट्रिक्स। अब बेका आ गया है, मतलब जो अमेरिका के पास सैटेलाइट पिक्चर्स है, हमारी आर्मी के पास वो नहीं थी, लद्दाख में टीवी दिखा रही थी। अब भारत के पास खुफिया एजेंसी, कोऑपरेशन, फाउंडेशनल एग्रीमेंट। तो ये जो पहला मलबार क्वाड का है, चारों देशों में एक ट्रस्टवर्दीनेस आएगा, विश्वास आएगा, अभ्यास आएगा, और अगर जो कोई जरूरत पड़ी, सुनामी या लड़ाई या रोकना चाइना को, ये संदेश है चाइना को कि आप, जैसे आपने बोला पहले, मयंक ने बोला, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, साउथ चाइना सी, छोटे देश का पानी आप नहीं ले सकते। तो ये है संदेश जो मलाबार दे रहा है। जी, भारत के साथ साथ अगर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नौसैन्य अभ्यास किया और जमकर अपनी ताकत दिखाई, क्वाड राष्ट्रों के इस तरह से एक साथ युद्ध अभ्यास के क्या मायने हैं, और जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया जुड़ गया तो उसके मायने बेहद खास हो जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्वाड का जो ये कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह से कार्य करता है और कितनी बड़ी ताकत समझते हैं और कंट्री के लिए, खासकर चाइना के लिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये है कि ये चार राष्ट्र जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, वो आपस में उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम एक ऐसी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो आम एक्सरसाइजेज, या ऐसा नहीं कि आप मान लें और एक्सरसाइज शुरू हो जाए, उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। सबसे पहले तो इसका एक बेस बना, जो चारों ही देश हैं उनका आपस में लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है कि अगर किसी का जहाज़ कहीं भी होता है और दूसरे मुल्क का जो जिनके बीच में एग्रीमेंट है वो आसपास है, उसको पानी, रसद या कोई बेसिक मेडिकल या बेसिक मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो आपस में एक दूसरे की वो मदद करेंगे। उससे एक स्टेप और बढ़ाइए आप कि जो आपस में कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, माना यह जाता है कि सेनाओं का कम्युनिकेशन एक दूसरे से वो हमेशा ही सीक्रेट होता है। बिल्कुल। तो अगर ऐसे एग्रीमेंट्स हुए और ऐसी एक्सरसाइज होती है, वहाँ इनका भी टेस्ट होता है। अगला जो तीसरा लेवल आप लेके आएंगे कि अगर मान लीजिए किसी जहाज़ पे कोई कार्यवाही होती है और युद्ध से जुड़ी हुई कोई कार्यवाही होती है, तो उसकी एक तरतीब होती है, देयर इज़ अ ड्रिल। उस ड्रिल को अभी चारों मुल्क मिल करके उस ड्रिल को एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक ऐसा आप सिनेरियो देखिए कि जहाँ चारों ही मुल्कों के पनडुब्बियों और सरफेस के जहाज़ों ने मिलकर के विध्वंसक यूज़ किया, मतलब मिसाइलें फायर की या गोलियां फायर की, तो वहाँ एक को कमांड मिलेगी। तो यहाँ इसकी भी एक्सरसाइज की गई कि मान लीजिए किसी एक के पास वो चार्ज आता है तो बाकी मुल्क का कोऑर्डिनेटेड जो फायरिंग होगी वो कैसे होगी। या मान लीजिए एंटी एयर ऑपरेशन या एंटी सबमरीन ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, किसके खिलाफ कौन क्या कार्यवाही करेगा, इसका आपस में तारतम्य बनेगा, कोऑर्डिनेशन बनेगा। देखिए कितना चीज़ों को मिला करके, तो इतना आसान नहीं होता है, ये चीज़ें अभी बहुत आगे जाएंगी, अभी तो शुरुआत है ये। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हमको बिल्कुल नकारना नहीं चाहिए कि इस चीज़ को मजबूर किया, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया फिलहाल कोशिश कर रहा था कि वो बचा रहे इस चीज़ से, मजबूर किया वो एक मुल्क है जिसने, वो जो कि चाइना है, उसने इस हालात पे लाकर सबको खड़ा कर दिया है कि डेमोक्रेटिक नेशन से आकर खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई देखिए हमारा तो हर चीज़ दुनिया के सामने है, हम ट्रांसपेरेंट हैं। क्या आप ट्रांसपेरेंट हैं? क्या आप यूनिलेटरली डिसाइड करते हैं राइट फ्रॉम 1962 से कि हम युद्ध लड़ेंगे जी। आपने लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में आकर के आनन फानन में अपनी सेनाएं खड़ी कर दी, और वो भी धोखे के उसमें यूनिलेटरली सारे एग्रीमेंट 1995 से चीन के साथ जो एग्रीमेंट हो रहे थे उसको धता बताया उसने जी। और आ करके अपनी सेनाएं खड़ी कर दी। अब आप ये देखिए यूनिलेटरली अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो क्या भारत एक ऐसा मुल्क है जो शांति प्रिय होते हुए क्या कितना नज़रअंदाज करेगा वो चीज़ों को। ये ठीक है कि ये इतना बड़ा मैसेज, एक्चुअली ये पॉलिटिकल मैसेज है, जो मैंने पहली बार में कहा था, ये पूरे विश्व के लिए है कि चलिए हम खड़े होते हैं अगर नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं, और चीन के लिए खासकर स्पेसिफिक मैसेज है कि नहीं, अगर आप कुछ गलत करते हैं, आप चीन के साथ आलम ये हो गया है कि वो 500 साल पुराना हिस्टोरिकल डेटा निकाल करके विश्व के सामने रख दे रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं बाकी राष्ट्रों को मानने के लिए। यूएन अगर कोई डिसीजन ले रहा है, जो कि विश्व पटल की एक सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, वो अगर कोई निर्णय ले रहा है, चाहे मैरीटाइम से रिलेटेड चीज़ें हो या इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड चीज़ें हो, उसको तो वो मान नहीं रहा है। मतलब जो जैसा उसके मुफीद होगा
उसके बेनिफिशियल होगा वो वही करेगा, और बाकी मुल्कों को वो मजबूर करेगा, चाहे वो पावर से हो, मिलिट्री पावर हो, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक पावर हो, वो मजबूर करेगा कि उसको मान लें वो, और हिस्टोरिकल डेटा निकाल के 500 साल 600 साल पुराना वो ला करके सामने रख दे रहा है। ये चीज़ें मिल करके पूरे विश्व पर एक नकारात्मक छाप छोड़ रही हैं, और जिसका खामियाजा शायद ये है कि अब सारे विश्व अगर इस तरह से नकारात्मक चीज़ें करेंगे तो सामने खड़े होंगे। ये मैसेज है एक्चुअली। बड़ी बात कही मयंक जी ने। कमोडोर रंजीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्वाड की शुरुआत 2007 में हुई थी। क्वाड, जिसे एशियन नेटो के नाम से भी जाना जाता है, जहां सभी देश मिलकर एक अनौपचारिक रणनीति के तहत काम करते हैं। अगर स्पष्ट तौर पर आपसे पूछूं और इनकी बात आगे के लिए लेकर जाऊं कि आखिरकार क्वाड क्या चीन को रोकने में सक्षम है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन रोकेगा चीन को? चीन की एम्बिशन जो हो गई है वर्ल्ड पावर स्टेटस, और आज भी देखिए पोम्पियो साहब का स्टेटमेंट आया है कि चीन की कोशिश है कि भारत और अमेरिका के साथ जो संबंधी है, जो मैंने समझाया इस एक्सरसाइज में हो रही है। हमें पेंटागन से पिक्चर आता है, हमारे गुड़गांव से पिक्चर आता है, जहाजों में हमारी नेवल हेडक्वार्टर, सब जहाजों को पता है कि क्या स्टेटस है। चाइना के पास ये नहीं है अभी तक, वो अकेला है। तो आप देखिए 4 देश, और हमको फ्रांस ने भी कहा है कि वी आर एन इंडियन ओशन रिपारियन स्टेट। उनके आइलैंड्स हैं, द्वीप है उनमें, उन्होंने कहा हम मदद करेंगे। आसियान कुछ जोर से बोलता नहीं है, लेकिन आसियान हमारे साथ है। हमने 26 सिम्बेक्स किए हैं सिंगापुर के साथ नेवी को। तो ये जो संदेश क्वाड दे रहा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चाइना समझेगा क्या करना चाहिए। देखिए, मलाबार जो है अंडमान के सामने, अगर जो मैं कहूँ हमारी नेवी जाए तो सब जहाज अब अभ्यास किया हुआ है, उन्होंने बैठ के एक्सरसाइज ऑर्डर लिखे हैं। अगर जो कुछ जरूरत पड़े मलाबार स्ट्रेट्स में या मलाक्का स्ट्रेट्स में, मलाबार जैसी कुछ दुर्घटना, मतलब एक्सरसाइज हो, या जरूरी पड़े चाइना को रोकने के लिए, तो अब ये कोऑर्डिनेशन बिल्कुल एंटी एयर, एंटी सबमरीन एंड एंटी सरफेस कोऑर्डिनेशन, उनको सब पता है किस जहाज की क्या खूबी है, कौन सा टारगेट एंगेज करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। और अब हमारे पास जो शक्ति है, हमारी नेवी छोटी है, उसका बजट डोकलम के बाद कम हो गया, क्योंकि वहां लद्दाख पे और डोकलम पे हमारा अटेंशन अब है। तो जरूर ये जो छोटा इकोनॉमी है, बस ये बता सकता हूं, हर एक भारतवासियों को पता होना चाहिए कि अब इकोनॉमी ईस्ट में है, पूर्वी जगह है। और महान साहब ने बोला है, द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिसाइडेड ऑन द वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन। भारत महासागर पे ऊपर भविष्य का पता चलेगा आगे क्या है। और इंडियन नेवी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। तो इंडियन नेवी छोटी है, शक्तिशाली है, और अब दुनिया को संदेश जारी है, मैं छोटी हूं लेकिन मेरी जो काबिलियत है। आप मलाबार में भी आके देखिए, 24 मलाबार उन्होंने देखा, और कोई, मैं कहता हूं, कोई दोषी क्रिटिसिज्म नहीं हुई कभी। तो मतलब ये है, अब क्वाड आ गया है, 4 देश आ गए हैं। तो ऐसे जो मयंक ने आपने समझाया, ये संदेश होना चाहिए कि भाई चाइना, आप पालन करो उन क्लास का, आप आइए कमेटी में, अपनी इकोनॉमी बढ़ाइए, लेकिन ये मत समझिए कि आप इंडियन ओशन में या कोई और जगह अपना दम दिखाएंगे। अब उनके पाकिस्तान के साथ दोस्ती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर है, सीपीसी बना रहे हैं। लेकिन मैं मैरीटाइम की बात करूंगा कि हमारी नेवी को जब शक्ति जो है बेसिक उसको बढ़ा दिया, तो मेरा ख्याल भारत को कोई डरने की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कमोडोर रंजीत जी, चीन को इस मालाबार युद्ध अभ्यास में ये तो साफ संदेश मिल गया है कि अब चीन की चालबाजी को रोकने में भारत कोई संकोच नहीं करने वाला। और जिस तरह से अमेरिका, जापान के साथ इस पर ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। इस एक्सरसाइज को लेकर चीन ने चिंता जाहिर की है। क्या चीन आज परेशान है, या क्या चीन की कुछ गतिविधियों में अंतर देखने को मिला या नहीं? मैं आपसे जानना चाहूँगा मयंक जी, जिस तरह से चीन परेशान हो रहा है और इस एक्सरसाइज को लेकर चिंता भी है उसकी, तो क्या कुछ असर दिखेगा आगे, या अभी कुछ दिख रहा है? देखिए, चीन का जो उद्देश्य है वो 2049 तक विश्व पटल पर सबसे अग्रणी शक्ति बनकर के उभरना, ये उनके वाइट पेपर्स में है। ये अगली चीज़ जो इस दौरान चीज़ें, मार्च वुहान का जो ये वायरस की बात हुई, जो जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, कोरोना वायरस, उसमें
अलग अलग तरीके की इस तरह से विश्व जियोपॉलिटिकल जो सामरिक रिश्ते हैं आपस में विश्व पटल पर, वो उनका एक अजब सा मतलब तार टूटे और तार बने अलग। और ऑस्ट्रेलिया उसका रिजल्ट है कि ऑस्ट्रेलिया को मजबूर होकर के क्वाड ज्वाइन करना पड़ा 17 में, जबकि मना कर दिया था। एग्जैक्टली तो अभी इसमें और भी चीज़ें आप देखिए, जैसे कमोडोर रंजीत राय जी ने ये बात कही कि फ्रांस ने खुद ही कहा है कि भाई मैं खुद इंडो ओशन पावर हूँ, एक्चुअली उसके आइलैंड्स हैं यहाँ पे। जर्मनी ने अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी को कहा है। यहाँ पे जो यूएस नेवी के सेक्रेटरी हैं ब्रेथवेट, उन्होंने कहा कि नहीं, हम शायद आने वाले भविष्य में, अभी जो सो लाइकलीहुड है कि एक नई फ्लीट खड़ी करेंगे। फ्लीट मतलब जिसमें पता नहीं कितने जहाज़ होंगे, और वो उसका अमूमन जो केंद्र होगा वो साउथ चाइना सी होगा। तो आप सोचिए कि चारों ओर अलग अलग देशों से अलग अलग संदेश आना शुरू हुए हैं। तो चीन को समझ जाना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है ना, कि हर देश जो है वो ऐसा कर रहा है कि नहीं, इंडो पैसिफिक पॉलिसी एक बननी चाहिए उसकी। नहीं, इंडियन ओशन में उसको एक मतलब बाकी जो मुल्क हैं आकर के वो अपनी सेना और अपने नौसेना इन सबको वो स्थापित करेंगे, लाके खड़ा करेंगे यहाँ पे। ऐसा क्या हो गया है आखिर कि हर देश को सामने आकर के और ओपन में प्रोक्लेम करना पड़ रहा है चीज़ों को कि नहीं उसकी एक इंडो पैसिफिक पॉलिसी है। तो अगर चीन को नहीं समझ में आ रहा है तो शायद वो कभी नहीं समझ में आएगा, अगर ऐसी बात है तो। और अगर वाकई चीन ये सोचता है, देखिए किसी भी देश को ये मनाही नहीं है कि ग्लोबल कॉमन्स को यूज़ करे, लेकिन किसी देश को ये भी नहीं फ्रीडम है कि उसी ग्लोबल कॉमन को वो हथिया के बैठ जाए। चाहे वो साउथ चाइना सी का ही आप मुजाहरा करें, चाहे फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, या किसी भी वियतनाम हो, इन सब देशों के साथ जो उनके अपने अपने इकोनॉमिक जोन या इन चीज़ों को लेकर के है प्रॉब्लम्स, वो बढ़ती जा रही हैं। और किसने कहा था, देखिए जो अनकन्वेंशनल तरीके, इनोवेटिव तरीके चीन ने अपनाए कब्जा करने के, उन्होंने वहाँ पे आइलैंड खड़े कर दिए ला करके, जो विश्व के बीच में उन्होंने उसी मिट्टी को यूज़ करके आइलैंड खड़े किए, फिर उनको मिलिटराइज कर दिया। अब आप ये देखिए कि अब वो मिलिटराइज कर दिया है, अब आप ये कहिए कि नहीं, इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो भी हमारा है। तो ये तो एक इसका कोई देखिए तार थमने वाला नहीं है। अगर इस तरह की लालच और आपके अंदर इस तरह की चीज़ें हैं कि आप बाकी विश्व को बिल्कुल नकार दें और अपनी ही हाँ में हाँ और अपनी ही चीज़ों को लेकर के मजबूर करते रहें, तो शायद पूरा ही विश्व आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ये संदेश तो समझना बेहतर चीन के लिए होगा। और एक संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी। चीन की विस्तारवादी नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की। भारत चीन लद्दाख में उलझे हुए हैं। तो मैं कमोडोर रंजीत जी, मैं मयंक जी की बात को आगे ले जाना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का एक विस्तारवाद नीति पर संदेश है, तो क्या आगे भविष्य में ये संघर्ष इस समुद्री क्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है? क्या इसके आसार हैं और क्या इसके परिणाम हो सकते हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है चीन से? बिल्कुल ठीक बोला आपने, प्रधानमंत्री ने ठीक बोल दिया। अब विस्तारवाद नहीं होगा, आपका एक्सपेंशन नहीं होगा। उन्होंने मैरीटाइम पे नहीं बोला, लेकिन मैसेज, संदेश चला गया है, बहुत साफ है। क्योंकि उन्होंने बड़े निश्चित समय से एक पहली दोस्ती कोशिश की थी शी जिनपिंग साहब से, बड़े समय मिले। लेकिन ये भी हमें याद होना चाहिए कि पर्सनल केमिस्ट्री, जो आपस में दोस्ती होती है, एक कदम तक जाती है, लेकिन जब किसी देश का नेशनल इंटरेस्ट, अपनी हित, पर्सनल इंटरेस्ट आगे आती है, तो वो पर्सनल हिस्ट्री नहीं चलती, केमिस्ट्री नहीं चलती। तो ये हमको समझ में आ गया है। भारत एक ऐसा देश है, उसने कभी किसी भी देश को 1 इंच पानी या जमीन नहीं ली है। तो ये पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश की थी, अब नहीं चला तो वो देखेंगे दूसरी तरफ। तो ये मलाबार एक्सरसाइज ने क्या जबरदस्त संदेश दिया है कि चीन थोड़ा डर गया है, कह रहा है अब अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है उसको कोशिश करके तोड़ना चाहिए। पोम्पियो साहब ने ये बोला है। तो हमें ये समझना चाहिए, और बिल्कुल ठीक बैंक ने भी समझाया कि जर्मनी भी आ रहा है हमारे साथ, फ्रांस तो हमारे साथ है, वो इंडियन ओशन स्टेट है। आसियान के देश, अब हमारे इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री आए थे दिल्ली, उन्होंने भी बात की। कुछ रिपोर्ट नहीं आई है क्या हुआ, लेकिन उन्होंने भी देखा है कि भाई चीन को कुछ करना है। और इंडोनेशिया कहाँ है, वो दरवाजे पे खड़ा है चीन को नीचे जब आता है कोई भी जहाज। ये है कि चीन की नेवी काफी शक्तिशाली हो गई है, उन्होंने चोरी चकारी करके टेक्नोलॉजी भी ले ली है, लेकिन अब वो दरवाजे
बंद हो रहे हैं। और क्वाड की भारत वजह में से तो भी खासकर काफी एप्स। हाँ, तो अब जो है हम दरवाजे बंद कर रहे हैं, तो अब चीन को देखेंगे, उसका अगला चाल, वो लंबे समय तक कोशिश करता है प्लानिंग। अब देखेंगे उनका अब इसके बाद क्या चाल है। जी, भारत ने अभी हाल ही में P-81 एयरक्राफ्ट अमेरिका से लिए हैं। इससे भारत की सामरिक क्षमता तो बढ़ेगी, लेकिन अभी मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपकी नज़र में भारत के सामने और क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं डिफेंस सेक्टर के लिए? देखिए, सबसे अहम जो मुद्दा है भारत को और हमेशा से इसको परेशान करता रहा है, उसको बहुत साफ शब्दों में अगर हम कहें कि कोई भी राष्ट्र अगर कोई युद्ध लड़ता है और वो बाहर से मंगाए हुए सामरिक सामानों और युद्ध सिस्टम से लड़ता है, तो कभी भी वो आज़ादी के तौर पर या इंडिपेंडेंट तरीके से वो चीज़ों को नहीं अमली जामा पहना सकता है या उसको इफेक्टिवली ज़मीन पर उतार सकता है। तो भारत के लिए शुरू से जो एक परेशानी का कारण रहा है वो है इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड अम्युनिशंस। मतलब जो भारत के खुद की जो युद्ध और इन सब को लड़ने के साजो सामान है उसका भारत में ही प्रोडक्शन हो, ये हमेशा से ही परेशानी का सबब रहा है। हालांकि क्वेश्चन स्टार्ट हो गई हैं और उसका एक बहुत बड़ा रूप जो है वो तेजस को, जैसे जो हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, हालांकि समय लगा और उस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन फाइनली वो हमारे यहाँ स्क्वाड्रन्स उसकी बननी शुरू हो गई हैं और लगभग 140-150 के आसपास वो जाएंगे जहाज़ आगे। हमारे एयर चीफ ने इसको कह दिया है। वहीं दूसरी ओर हमारे यहाँ जॉइंट फ्रांस से मिलकर के सबमरीन्स बन रही हैं और ATV एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल जो कि न्यूक्लियर ड्रिवन से चलने वाली पनडुब्बी है, वो भारत ने बनानी शुरू कर दी है। आर्टिलरी गन्स जो भारत की बाहर से बना करती थी, जबलपुर फैक्ट्री ने वो खुद की इंडिजिनस प्रोडक्शन स्टार्ट की। न सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने स्टार्ट की है, बल्कि जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। मिसाइल्स में लेकर अगर आप देखें तो एक जो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी भारत की रही है वो मिसाइल्स रही है कि मतलब दूर से बैठ करके आप चीज़ों को विध्वंस कर सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं उनको, चाहे वो आपके ऊपर कोई आ रहा हो, जो दुश्मन का कोई भी सामान हो, या आप दूर किसी का अगर कोई सामरिक महत्व की चीज़ें हैं उनको आप विध्वंस करना चाहते हैं युद्ध के दौरान, तो वो कर सकते हैं आप। वो एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी रही है। तो एविएशन हो गया, वॉरशिप हो गई, एम्युनिशंस हो गए, मिसाइल्स हो गए, भारत अच्छा कर रहा है। भारत लगातार सक्षम हो रहा है। हाँ, कमोडोर महंग जी, एक आखिरी सवाल की जो मालाबार युद्धाभ्यास है उसके बाद आज भारत की जो मरीन शक्ति और जो कहेंगे नेवल जो ताकत है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारी नेवल ताकत, टेक्नोलॉजी और छोटी नौसेना है। अब 4 दिसंबर को नेवी डे है। हमको सलाम देना चाहिए नेवी को। वो बिल्डर्स नेवी 2000 तक बन गया था और अब जो INS कवरत्ती बना है, मैंने भी कमांड किया पुरानी कवरत्ती को, वो 90% हथियार, स्टील, इंजन, जनरेटर तमाम भारत में बना है। आत्मनिर्भर। जब भारत ने नीलगिरी का डिजाइन लिया तो लिएंडर अब टाइप 15 बन रहे हैं। अब उन्होंने अरियान का डिजाइन लिया है रशिया से, रशिया ने हमें दे दिया, उस वक्त उनको पैसा चाहिए था। तो अब हमने अरियान, तो जैसे बैंक ने समझाया, न्यूक्लियर सबमरीन बन रहे हैं, भारत में बने हैं। तो ये है कि अगर जो भारत को बजट मिले, जब ऑफकोर्स अभी तो लद्दाख में, दोकलम में कुछ हमारी तकलीफें हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और हमारी सेना ने हिम्मत दिखाई है पहली दफा और लगातार तो ये है कि मैरीटाइम पावर जी दिखा भी रहा है जी। कमोडोर रंजीत जी, अगर जो भारत की जी, समय कम है लेकिन हम ये मानते हैं कि भारत की लगातार ताकत बढ़ रही है और मालाबार युद्ध अभ्यास के जिस तरह के सामरिक मायने सामने आ रहे हैं, इस पर आप दोनों खास मेहमानों ने अपना नजरिया रखा। इसके लिए महंग सिंह जी आपका भी और कमोडोर रंजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1992 में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच शुरू हुआ मालाबार नौसैनिक अभ्यास आज भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया नेवी का साझा युद्ध अभ्यास बन चुका है। पहले चरण में बंगाल की खाड़ी और दूसरे चरण में अरब सागर में पनडुब्बी युद्ध के साथ साथ कई तरह के ड्रिल को अंजाम दिया गया। इस एक्सरसाइज ने भारत की ताकत को बढ़ाया है, लिहाजा इसके कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आने लगे हैं। आज दुनिया भारत की धमक को महसूस करने लगी है। तो सक्षम भारत के आज के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।